ओके, इस चैप्टर का हम लोग जो आज देखने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्स टैक्स, रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स। ठीक है। अब इसमें से हो सकता है तीनों की तीनों चीज़ें आपको सिलेबस में ना पूछी जाए, हो सकता है कोई भी ना पूछी जाए, और हो सकता है तीनों की तीनों ही पूछी जाए एग्जाम में। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर जो है वो FA2 लेवल पे पूछा जाता है, बट FA1 में भी इसकी कुछ ना कुछ वेटेज है। ठीक है। और अगेन हमने कंप्लीट तो सारे चैप्टर्स करने हैं, कुछ भी हमने मिस नहीं करना। ठीक है। तो बहुत आसान से हम क्या करेंगे कि ये एक दफ़ा करेंगे टॉपिक, सही है। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और इसके बाद हम डबल एंट्रीज और जो बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन के जो लेक्चर्स हैं ना, जो दोनों हमने देखे हैं, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे कैप्टन किट से। ठीक है। जो पिछले 2 चैप्टर्स हैं हमारे, आज इसकी जो है सिर्फ थ्योरी और कैलकुलेशन ही पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन जो है इसके इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं बात शुरू करता हूँ यहाँ पे रिटर्न से। ठीक है। रिटर्न्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद मैं बाकी 2 चीज़ों पे आऊँगा। ठीक है। अब देखें, रिटर्न्स को समझना बहुत आसान है। हमने ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि बुक के हिसाब से ये 8 या 9 चैप्टर बनते हैं, सही है। और ये जो है इस टॉपिक को पढ़ने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि डबल एंट्री अभी अभी हमने ताज़ी ताज़ी पढ़ी। ठीक है। अब देखें, रिटर्न्स में क्या होता है कि आपको पता है कि एक नॉर्मल सेल होती है, एक नॉर्मल परचेज होती है, सही है। तो अगर मैं पहले सेल की यहाँ पे डबल एंट्री लिख दूँ, सेल्स की भी, और यहाँ पे परचेजेस की भी लिख लेते हैं। ठीक है। तो सेल्स की नॉर्मल डबल एंट्री हमने बहुत दफ़ा देखी है अभी तक, राइट। क्रेडिट हम करते हैं सेल्स, क्योंकि सेल्स क्रेडिट में इंक्रीज करती हैं। और डेबिट हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम रिसीवेबल करते हैं अगर क्रेडिट सेल हो, क्योंकि रिसीवेबल में एसेट बन जाता है, इसलिए एसेट डेबिट हो रहा है कि अभी पैसे हमें मिलने हैं। या फिर अगर कैश सेल हो कि कैश हमें उसी वक्त मिल जाए, तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। ठीक है। तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्रेडिट भी हो सकती है ट्रांजेक्शन, कैश वाली भी हो सकती है, सही है। नॉर्मल सेल्स की थी। परचेज की भी हमने नॉर्मल डबल एंट्री देखी है। डेबिट हम क्या करते हैं इसमें, परचेजेस हमेशा। ठीक है। कभी भी डेबिट गुड्स नहीं करने हमें इसमें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पहले बताया है, वो भी यही मिस्टेक करते हैं कि डेबिट गुड्स या इन्वेंट्री कर देते हैं। वो हमने यहाँ पे नहीं करना। ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे उसको हमने किससे एक्सप्रेस करना है, परचेजेस को डेबिट करके। ठीक है जी। और क्रेडिट में हमने क्या करना है, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि उधार वाली ट्रांजैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट पेबल कर लेंगे, मतलब कि पेबल को बढ़ा देंगे, क्योंकि पेबल लाइबिलिटी है ना, तो ये क्रेडिट पे बढ़ती है, सही है। या फिर अगर कैश उसी वक्त पे किया है तो कैश को भी हम क्रेडिट कर सकते हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये तो इन दोनों की नॉर्मल एंट्रीज थी। अब व्हाट अबाउट इनके रिटर्न्स, रिटर्न्स की भी बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सॉरी डबल एंट्रीज हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले सेल्स रिटर्न देखते हैं। अब देखें, सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है कि हमने सेल किया था कोई सामान, तो हमने क्या किया था, क्रेडिट सेल डेबिट रिसीवेबल। ठीक है। अब उसी का रिटर्न आ रहा है, कस्टमर वही चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है। तो दैट मीन्स अब क्या एंट्री होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, जो सेल्स की एंट्री थी उससे उल्टा होना चाहिए, उसको हम स्वैप कर देंगे। ठीक है। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेबिट पे आ जाएगा, सेल्स नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा। ठीक है। क्योंकि रिटर्न्स का जो है वो अलग अकाउंट रखा जाता है, परचेज रिटर्न का भी और सेल्स रिटर्न का भी, सही है। तो क्योंकि सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रही थी, तो रिटर्न में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो डेबिट हम यहाँ पे कर देंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है। और क्रेडिट का वही हिसाब है, या तो हम रिसीवेबल को नीचे कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, या फिर हम कैश पे कर देंगे वापस, किसको, कस्टमर को, सही है। तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। ओके। अब सिमिलरली परचेज रिटर्न भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये है जी परचेज रिटर्न। ठीक है। अब देखें, परचेजेस, नॉर्मल परचेज में हमने क्या किया था, परचेज को हम लोग क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। अब हमने ही परचेज किया हुआ सामान अब हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज को रिवर्स कर देंगे, और क्रेडिट परचेज नहीं करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स का जो है अलग अकाउंट यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है। क्रेडिट परचेज रिटर्न, सही है। और डेबिट क्या करेंगे, वही बात है ऊपर वाली, कि या तो पेबल को रिड्यूस कर देंगे, पेबल डेबिट पे रिड्यूस होता है, या फिर कैश हमें सप्लायर से उसी वक्त मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये पेबल ही होगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ट्रांजैक्शंस बिजनेस जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस, वो क्रेडिट पे ही करते हैं, उधार पे करते हैं। ठीक है जी, सही है। तो ये हमने रिटर्न्स भी देख ली और नॉर्मल इनकी डबल एंट्रीज भी देख ली, यहाँ तक क्लियर है आपको। छोटा सा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्काउंट्स पे। बट यहाँ तक आपको क्लियर है, कैंडी कंफर्म कर दें। ओके जी। अब चलते हैं डिस्काउंट्स पे। डिस्काउंट्स भी बहुत आसान है। ठीक है। अब देखिए, डिस्काउंट्स में बेसिकली क्या है कि डिस्काउंट्स में हमारे पास 2 टाइप के डिस्काउंट्स हैं। ठीक है।
पहले डिस्काउंट का हमारे पास नाम है ट्रेड डिस्काउंट, सही है, और दूसरा जो डिस्काउंट है उसका नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट, सही है जी। तो ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट, अब बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं क्या, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, कब ये यूज़ होते हैं, कब कौन सा डिस्काउंट यूज़ होएगा, वही सारी चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका मैं मेन फीचर लिखता हूँ, ट्रेड का भी और सेटलमेंट का भी। तो ट्रेड डिस्काउंट का आपने एक मेन फीचर याद रखना है कि हमेशा कब दिया जाता है, जब भी बल्क परचेजिंग होती है, जब भी कस्टमर बल्क में सामान खरीदता है। क्योंकि देखिए नाम ही यही है, नाम क्या हमें बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना, सेल परचेज, राइट, यही मतलब होता है ट्रेड का। तो जब भी हम बल्क में सेल परचेज करते हैं तो कस्टमर को, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आजकल लोग चाइना से चीज़ें सोर्स करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं, राइट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस जायंट्स हैं चाइना में, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, राइट। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है बल्क परचेजिंग की, कि लोग वहाँ से एक दो यूनिट्स नहीं खरीदते, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह यूनिट्स खरीदते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, इतने क्वांटिटी में यूनिट्स लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। क्योंकि सप्लायर भी ये बात समझता है कि ट्रेड डिस्काउंट अगर वो देगा तो वो भी फायदे में रहेगा और कस्टमर भी फायदे में रहेगा, सही है। अगर छोटा सा भी एक अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया गया, जैसे एक $15 की चीज़ है, उसको 13 में दे दिया गया, तो 13, दो दो डॉलर का डिस्काउंट है ना, राइट, 15 से 13, तो दो दो करके बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर हम 10,000 या 20,000 यूनिट्स खरीदें। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ट्रेड डिस्काउंट इज कंसिडर्ड विद बल्क परचेजिंग। अब दूसरी बात हम देखते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट कब मिलता है, अगेन देखिए इसमें सबसे जो मज़े की बात है वो नाम से ही आपको चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, आप नाम रीड करेंगी तो आपको इसकी मीनिंग पता चल जाएगा, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सेटलमेंट का क्या मतलब है, जब भी हम कैश सेटल करते हैं, ठीक है, सेटलमेंट का ये यहाँ पे मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि जब भी हम कैश पे करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेटलमेंट, राइट। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो टीचर को फी पे करता है, तो इसका मतलब उसने अपना जो ट्रांजैक्शन है सेटल कर दिया। ठीक है, कोई कस्टमर सप्लायर को अपना पेबल पे करता है जो कि लाइबिलिटी होती है, तो उसको भी हम कहते हैं सेटल हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये सेटलमेंट डिस्काउंट कब दिया जाता है, व्हेन कैश इज पेड अर्ली। आपने काफ़ी नाम सुना होगा अर्ली बर्ड डिस्काउंट का, राइट, तो वो भी इसी की एग्जांपल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंस्टीट्यूट्स भी ये करते हैं कि आप जल्दी पेमेंट कर देंगे 1 वीक के अंदर तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी सेटलमेंट डिस्काउंट की ही एग्जांपल है। अब मजीद कुछ और हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट बहुत सिंपल सा डिस्काउंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, सही है। अब यहाँ पे मैं इसके कुछ फीचर्स लिखने जा रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट के। सबसे पहले तो ये, नो अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे हम अलग से इसका डेबिट या अलग से क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओनली रिकॉर्ड विद नेट अमाउंट। एक सेकेंड, ठीक है, ओनली रिकॉर्ड विद नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट का क्या मतलब है उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, ये जो रिलेशनशिप है ग्रॉस का, नेट का, डिस्काउंट का, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, सही है। बेसिकली नेट अमाउंट वो होती है जिसमें किसी किस्म का डिस्काउंट अभी, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जो ग्रॉस अमाउंट होती है, ये डिस्काउंट्स की हम बात करें क्योंकि ये वर्ड सेल्स टैक्स में भी आएंगे तो इसमें उल्टा हो जाता है, सही। देखें, डिस्काउंट्स में क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं उसका प्राइस टैग देखते हैं, ठीक है, उस पर फॉर एग्जाम्पल प्राइस लिखी हुई है 2000, 2000, ठीक है, तो ये 2000 जो इसकी प्राइस टैग पे प्राइस है वो इसकी ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस का मतलब अभी इसमें कुछ भी माइनस नहीं हुआ हुआ, ये नॉर्मल अमाउंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड सेल ना लगाए तो 2000 पे ही चीज़ बेचेगी, ठीक है, कोई किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो ये ग्रॉस अमाउंट है, सही है। अब जब ग्रॉस में से नेट माइनस हो जाता, सॉरी, ग्रॉस में से डिस्काउंट माइनस हो जाता है, ठीक है, तो हम किस पे रीच आउट करते हैं, हम नेट पे पहुंच जाते हैं, सही है। जैसे फर्ज करें 2000 का एक आइटम है, सही है, उस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 10% का, ठीक है, 10% डिस्काउंट है, तो 200 का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, राइट, 10% 200 ही बनता है इसका। तो 200 का डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आएगी, 1800। तो 1800 की आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट बन रही है। तो हमेशा याद रखें नेट का मतलब है आफ्टर डिस्काउंट वाली अमाउंट, ठीक है जी, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट।
और नेट का मतलब भी यही है कि कोई कोई ना कोई चीज़ माइनस करके, कोई एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट है उसको हम नेट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इनका सारा रिलेशनशिप है। हमने क्या करना है ट्रेड डिस्काउंट में, कि हमने डायरेक्टली इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है, नेट अमाउंट पे। सही है, और कोई अमाउंट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ना ग्रॉस को देखेंगे ना डिस्काउंट को देखेंगे। मतलब कि एक ही दफ़ा डिस्काउंट माइनस करके ही हम अकाउंट में जो अमाउंट है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो समझें अगर यहाँ पे सेल हुई है 1800 की, तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल करेंगे और डेबिट हम करेंगे रिसीवेबल। ठीक है, अब कितनी अमाउंट से करेंगे? 2000 से नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया नेट अमाउंट से करेंगे, जो भी नेट अमाउंट आएगी। ठीक है, यहाँ पे नेट अमाउंट कितनी है? 1800 और 1800। ठीक है, तो कोई अलग से डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुई, डायरेक्टली हमने किस पे रिकॉर्ड किया? नेट अमाउंट पे। ठीक है जी, सही है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन है और इसका सारा आइडिया है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जरा सेटलमेंट डिस्काउंट को। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना हमारा, वो शुरू से ही दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए देर इज नो कंडीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नो कंडीशन अटैच्ड। ठीक है जी, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट में यस कोई ना कोई कंडीशन जरूर यहाँ पे अटैच होगी। ठीक है, सम काइंड ऑफ कंडीशन अटैच्ड। ठीक है, अब कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने डेज में आप पेमेंट कर दें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर इतने दिन में ना की तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अर्ली बर्ड डिस्काउंट की मैंने एग्जांपल आपको दी, जैसे एक वीक में पे कर दें, 7 डेज में, 5 डेज में, 3 डेज में पेमेंट कर दें तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है, तो सेटलमेंट में हमेशा याद रखें कोई ना कोई कंडीशन जरूर अटैच होगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अटैच है, जैसे कि मैंने फर्स्ट फीचर में लिखा है कि ये डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश पेमेंट की बारी आएगी। आपको दो स्टेजेस तो पता है ना इसकी, दो स्टेजेस ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेल हो रही है, तो एक तो पॉइंट फर्स्ट वाला ये जब गुड्स डिलीवर होंगे, जब पहली एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, जब गुड्स डिलीवर होंगे तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे? क्रेडिट सेल, डेबिट रिसीवेबल। अभी कैश नहीं मिला हमें, राइट, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब ये टाइम गुजर जाएगा, तो जब सेकंड स्टेज आएगी कैश रिसीव वाली, उसमें हम क्या एंट्री बनाएंगे? डेबिट कैश कर देंगे, कैश मिल जाएगा, और रिसीवेबल को ख़त्म कर देंगे। राइट, ऐसे ही है, तो हमेशा याद रखें जो सेटलमेंट डिस्काउंट मैंने बताया है, ये इस स्टेज पे लगेगा जब कैश पेमेंट की बारी आएगी। क्योंकि देखें कंडीशन का तभी तो पता चलेगा जब कैश पेमेंट होएगी, कितने दिनों बाद हुई कैश पेमेंट, उसी पे तो डिपेंड करेगा कि सेटलमेंट मिला है या नहीं मिला। ठीक है जी, अब इसका जो मेन फीचर है जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, वो ये है कि ऑलवेज मेक सेपरेट डिस्काउंट एंट्री। ठीक है, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा कोई रूल नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट में हमने डायरेक्टली नेट अमाउंट के साथ डील करना पड़ता था। राइट, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऑलवेज मेक सेपरेट डिस्काउंट एंट्री, डिस्काउंट के लिए अलग एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अब दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पार्ट। सेटलमेंट डिस्काउंट के दो मजीद पार्ट्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट का और कोई पार्ट नहीं है, सेटलमेंट के दो मजीद पार्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिपेंड करता है, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो देखें अलाउ करें ना इसके अंदर डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये सेल से अटैच्ड है। जब भी हम कोई सेल करेंगे, समझे हम शॉपकीपर हैं, तो जब हम सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। राइट, और कोई ना कोई डिस्काउंट हम अलाउ करें, इसका मतलब अपना लॉस कर रहे हैं हम, राइट, हम अपना घाटा कर रहे हैं, तो इसकी इसकी क्या वजह है कि ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल आप लें, ये वाली, दुकानदार ने 2000 की चीज़ देनी थी, लेकिन उसने 200 का डिस्काउंट देके 1800 की दी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल कर रहा है ना, दुकानदार के अगर परस्पेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे इसने 200 का डिस्काउंट अलाउ किया, दैट मीन्स ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा उसका, उसका एक तरह से लॉस है ये। 200 प्रॉफिट वो कमा सकता था, लेकिन अब वो नहीं कमा पाया, तो इसीलिए इसका लॉस है ये। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड को देखें, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? डिस्काउंट मिला हमें। राइट, तो मिलने का क्या मतलब है? हम कोई चीज़ परचेज करने गए होंगे तभी तो मिला होगा।
राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये परचेज से लिंक्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा परचेजेस से लिंक्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये डिस्काउंट हमें मिला है, ये एक्सपेंस नहीं होगा, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज इनकम, ठीक है। ये किसी तरह का हमें रिलीफ मिला है, हमारी प्रोडक्ट प्राइस में डिक्रीज आया है जो हम खरीदने गए थे, तो ये हमारी इनकम ट्रीट होगी, सही है। तो ये आपने इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है, डबल एंट्रीज इनकी देख लेते हैं, ठीक है। अगेन मैंने आपको क्या बताया कि ये डिस्काउंट दोनों कब रिकॉर्ड होंगे, जब कैश पेमेंट की बारी आएगी, क्योंकि सेटलमेंट का ये तो मतलब है, सेटलमेंट का मतलब है जब कैश सेटल करने की बारी आएगी, ठीक है। अब क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डेबिट होएगा, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है, राइट। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे क्योंकि सेल थी ना, और सेल में जब कैश मिलती है तो ये एंट्री होती है, बनाई हुई है मैंने, देखें, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, डेबिट कैश करेंगे और एक लाइन छोड़ के क्रेडिट रिसीवेबल, रिसीवेबल खत्म और कैश फाइनली हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन कौन सा कैश मिला, डिस्काउंट के बाद वाला, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक जो मैंने बीच में लाइन छोड़ी है, ये इसके लिए छोड़ी है, डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, सॉरी डिस्काउंट अलाउड के लिए, ठीक है। तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे हम कर देंगे, जितना भी डिस्काउंट बनेगा, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है डिस्काउंट अलाउड की, डबल एंट्री भी हमने देख लिया। अब रिसीव्ड की भी ज़रा देख लेते हैं। रिसीव्ड में क्या होता है, यहाँ पे मैं परचेज का भी बना देता हूँ। परचेज में पहले क्या होता है, ये गुड्स हमें मिल जाते हैं, राइट। तो उसकी क्या एंट्री बनती है, पेएबल हम क्रिएट करते हैं, राइट। पेएबल क्रेडिट हो जाता है और परचेज डेबिट हो जाती है, राइट। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है, कैश पेमेंट की, तब क्या होता है, कैश हम यहाँ पे पे कर देते हैं, रिसीव नहीं करते क्योंकि परचेज है ना, तो क्रेडिट कैश हो जाता है और पेबल जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम करेंगे क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट इसी स्टेज पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट पेबल, क्रेडिट कैश, ठीक है। और बीच में जो मैंने लाइन छोड़ी है किसके लिए छोड़ी है, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री के लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या चीज़ है, इनकम है ना, इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ग्रुप टू की आइटम है, राइट। तो क्रेडिट हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, सही जी। तो ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे इनकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं, ओके, ठीक है जी। यहाँ तक अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें, और इस सारी चीज़ को एक दफ़ा देख लें। हम 2-3 मिनट की ब्रेक भी ले लेते हैं, सही है। तब तक आप इन चीज़ों को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें, फिर हम जो नेक्स्ट सेल्स टैक्स वाला रह गया उस पर हम चलेंगे, और इनकी एक दो एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तब तक 2-3 मिनट की ब्रेक है, सही।
चलिए जी, अब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसकी किट में मैं ऐसा करता हूँ, इसके क्वेश्चंस फाइंड कर लेता हूँ, वहीं से ही इसके डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलिए इसका एक खुद ही क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। सो मिस्टर ए बॉट गुड्स फ्रॉम सप्लायर वर्थ ऑफ $2,000। एक सेकेंड। सप्लायर आस्क्ड if he pays within 1 week, Mr. A would get settlement discount of 10%। ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी लिखा होगा जो भी मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ। एट द टाइम goods were delivered, it was expected Mr. A will take advantage from the discount। मतलब कि जब गुड्स डिलीवर हुए थे, जब हमने डेबिट पेबल सॉरी क्रेडिट पेबल और डेबिट परचेज वाली एंट्री बनाई होगी मिस्टर ए ने, तब सप्लायर जो था वो पास्ट प्रैक्टिस की वजह से उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो डिस्काउंट ले लेंगे, मतलब कि विद इन अ वीक पे कर देंगे। अब इसकी रियलिटी भी बताई होगी नीचे। मिस्टर ए पेड इन 5 days। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मिस्टर ए ने 5 days में पेमेंट कर दिया है और कंडीशन 1 वीक की थी कि विद इन 1 वीक वो पे करता है तो वो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या उसको एक्चुअली डिस्काउंट मिला या नहीं मिला? ये काइंडली बताएं मुझे। एग्जैक्टली exactly, उसको मिल जाएगा डिस्काउंट, राइट। ठीक है। तो यही चीज़ हमने अब देखनी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एक्सपेक्टेशन वाली बात है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एट द टाइम गुड्स वर डिलीवर्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेड मिस्टर ए विल टेक एडवांटेज फ्रॉम द डिस्काउंट। मतलब कि सेलर जो था वो ये एंटिसिपेट कर रहा था कि उसको डिस्काउंट जो है वो ले लेगा मिस्टर ए। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको एंट्री भी कैसे बनानी होगी? मिस्टर जो बनाएगा एंट्री, उसको कैसे एंट्री बनानी होगी कि सेल, यहाँ पे हम सेलर की बात करें, ठीक है। यहाँ मैं रिक्वायरमेंट भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। मेक डबल एंट्रीज फ्रॉम सेलर परस्पेक्टिव। ठीक है। सेलर के परस्पेक्टिव से हमने डबल एंट्री यहाँ पे बनानी है। सही है। तो ऑब्वियसली सेलर क्या करे, सेल करे ना। मिस्टर ए यहाँ पे परचेज कर रहे हैं बट सेलर तो सेल कर रहे हैं। अब सेलर ने जो फर्स्ट 2 स्टेजेस वाली एंट्री मैंने आपको हर केस में बताई है, राइट, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जो भी, तो सेलर सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेगा? डेबिट करेगा रिसीवेबल को। ठीक है। और क्रेडिट करेगा किसको? सेल को, राइट। अभी कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं, क्योंकि देखें ये तो सेटलमेंट डिस्काउंट है ना। सेटलमेंट डिस्काउंट का हमें तब पता चलेगा जब एक्चुअली कस्टमर की पेमेंट आएगी। तब हम देखेंगे कितने डेज गुजर गए हैं और उसने एक्चुअली विद इन 1 वीक पेमेंट की है या नहीं की। सही है। अब देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। $2,000 के नॉर्मल गुड्स थे, राइट, $2,000 के। उस पर कितना डिस्काउंट है? 10%। अब जब वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डिस्काउंट ले लेगा, क्योंकि पहले भी लेता आ रहा है तो पास्ट प्रैक्टिस की वजह से। इसका मतलब जो सेलर पहली वाली ये वाली एंट्री बनाएगा, वो किसके हिसाब से बनाएगा? डिस्काउंट के साथ वाली एंट्री बनाएगा,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इंटू 0.9 कर देंगे, 0.9 कर दें या 10% अलग से निकाल लें, एक ही बात है। बेसिकली मैंने 2000 का 90% कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करके ये आंसर आ गया। तो अब जो सेलर है वो क्या एंट्री बनाएगा, डेबिट रिसीवेबल 1800 और क्रेडिट सेल कितने से करेगा, 1800 से, दोनों। ठीक है, अब दूसरी तरह एंट्री देखें, यहाँ पे क्या होगी दूसरी एंट्री, जब पेमेंट होएगी, जब कैश सेटल हो जाएगा, तब एंट्री क्या बनेगी, देखें ऑलरेडी उसने डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड की हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली कर देंगे, रिसीवेबल को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट रिसीवेबल। ठीक है, और डेबिट हमें कैश उसी वक्त मिल गई, तो डेबिट हम कैश कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 1800 और 1800। अब आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो डेबिट डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री क्यों नहीं है यहाँ पे, कैश वाली साइड पे अभी हमने ऊपर पढ़ा है। देखिए यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ, हमने एक्सपेक्टेशन को देखना होता है। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि मिस्टर ए विल टेक द एडवांटेज, तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसने शुरू से ही एंट्री वो बनाई जो कि डिस्काउंट वाली है। सही है, अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सही है, यही वाला सवाल है, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस लाइन के बजाय मैं लिखता हूँ, ये दूसरा पार्ट है इसका, एट टाइम ऑफ पेमेंट, सॉरी एट टाइम गुड्स वर डिलीवर्ड। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में क्या है। एट टाइम्स गुड वर डिलीवर्ड, सेलर डिड नॉट एक्सपेक्ट मिस्टर ए टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। अब देखें इसको, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि डिस्काउंट ही लेगा, तो ऑब्वियसली जो पहली एंट्री बनाएगा इस केस के अंदर, वो कौन सी बनाएगा, पहली एंट्री बनाएगा डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। राइट, यही एंट्री बनेगी, लेकिन किस अमाउंट से बनेगी, 1800 से नहीं बनेगी, 2000 से, क्योंकि सेलर को पता था कि हो सकता है डिस्काउंट ना ले, मेरी नॉलेज के मुताबिक। राइट, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, 2000 और 2000। ठीक है, लेकिन आखिर में क्या हुआ जी, मिस्टर ए पेड विद इन 1 वीक। ठीक है, सेलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो 1 वीक में पे करेगा, लेकिन मिस्टर ए ने चालाकी दिखाई और उसने कहा मैंने डिस्काउंट लेना है, तो उसने पे कर दिया 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, अब जब कैश सेटल होएगी यहाँ पे, तब क्या एंट्री बनेगी, अब इसमें डिस्काउंट अलाउड शामिल होगा। ठीक है, अब कैसे बनेगी, रिसीवेबल को ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट रिसीवेबल, कैश हमें यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, और डिस्काउंट अलाउड का भी एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमने इस डिस्काउंट अलाउड को पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इसमें तो पहले रिकॉर्ड किया होता है, देखिए पहले से ही हमने 200 का डिस्काउंट इंक्लूड किया होता, बट यहाँ पे अभी हमने जाके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सेलर हैं यहाँ पे, तो मिस्टर ए ने 1 वीक में विद इन पेमेंट कर दी उसके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे कैश डेबिट। अब कैश हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 1800 मिलेगा, 2000 तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको तो डिस्काउंट मिल गया। राइट, रिसीवेबल उतने से ही खत्म होएगा जितने से क्रिएट हुआ होगा, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, कि जितने से डेबिट बनेगा उतने से ही खत्म होएगा क्रेडिट पे। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है 200 का क्या था, डिस्काउंट था ना हमारा, तो 200 का डिस्काउंट हम डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर देंगे। तो अब देखें डेबिट का भी रिजल्ट 2000 आ रहा है और क्रेडिट का भी रिजल्ट 2000 आ रहा है, तो अगेन ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट मीट कर गया। राइट, कि मतलब कि एवरी डेबिट हैज़ ए इक्वल क्रेडिट। तो इस केस में हमने देखना होता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। मोस्ट लाइकली आपको सवाल FA1 लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, बट जस्ट इन केस अगर पूछे भी जाएं तो आपकी प्रेपरेशन इस चीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने एक्सपेक्टेशन को देख के नॉर्मल एंट्री क्रिएट करनी है जब क्रेडिट पे सेल होती है या फिर क्रेडिट पे परचेज होती है। फिर जब कैश मिल जाती है उस एक्सपेक्टेशन को देख के हमने देखना होता है कि पहले डिस्काउंट एडजस्ट हो चुका है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, जैसे इस सेकंड वाली एग्जांपल में, इस वाली में यहाँ पे फुल अमाउंट है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनाएंगे। ठीक है जी, ये इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट था। आपको समझ आ गई तो क्लियर कर दें, अगर नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गई, ओके वेरी नाइस। अच्छा, इसी तरह ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड के। ठीक है, लेकिन उसकी भी आपको एक तरह से नॉलेज पता चली गई होगी, क्योंकि जैसे हमने ये किया है वहाँ पे भी वैसे ही होता है, सिर्फ वहाँ पे पेबल्स होता है, यहाँ पे रिसीवेबल है। ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो उसकी एंट्री ये वाली बनेगी।
जो मैंने यहाँ बना चुका हूँ ये। ठीक है, डेबिट पेबल, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट कैश। ठीक है जी, तो इसी तरह हमारा डिस्काउंट वाला भी टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर टोटल डिस्कशन हमारी यही थी। ओके, ठीक है जी, सही है। अब मोस्ट लाइकली हमारे पास रिटर्न्स के तो सवाल हैं F1 की किट में, डिस्काउंट के सवाल मुझे नहीं लगता F1 की किट में है। सही है, तो इसको आपने एक दफ़ा इसी नोट से ही रिवाइज करना है, या फिर अपने पास अगर आपने लिखे हैं, ये नोट्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगा क्लास के बाद। आपने इसी से रिवाइज करना है, ठीक है। इसके सवाल जो है FA2 लेवल F3 पे आएंगे। ओके, ठीक है जी। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स पे। ठीक है, वो आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर डबल एंट्री के सवाल हम किट से करेंगे। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करते हैं सेल्स टैक्स। ये FA1 का इंक्लूडेड टॉपिक है, और ये आपको अक्सर पूछा भी जा सकता है MCQs में। अब दो तरह के सेल्स टैक्स होते हैं। एक सेकंड, हमारे पास जो सेल्स टैक्स होते हैं दो तरह के होते हैं। सही है, पहला नाम है हमारे पास इनपुट टैक्स, दूसरा हमारे पास नाम है आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो एक सेकंड। ओके, अब देखिए इनपुट टैक्स में क्या होता है कि अगेन यहाँ पे भी जो बात है वो नाम से ही समझ आ रही है। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वो वाला टैक्स होता है जो हम सेल्स पे करते हैं। किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये यूके का सिलेबस है, तो यूके में जो टैक्स अथॉरिटी है उसका क्या नाम है? HMRC, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम। इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, ये आप जो F6 का पेपर आएगा आपका टैक्सेशन का, उसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट कौन सा है? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राइट, तो कहने का मकसद ये है कि जो आउटपुट टैक्स हैं पूरी दुनिया में, वो सेल्स में हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, और वही गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये नॉर्मली एक साल बाद ही होता है, कि पहले पूरा साल जो है ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज सेल परचेज। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नेट जो है इसको पे करना पड़ता है साल के एंड पे। ठीक है, तो क्योंकि आउटपुट टैक्स हमने पे करना है गवर्नमेंट को, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, तो दैट मीन्स ये हमारी एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। तो ये आउटपुट टैक्स है। सही है, अब इनपुट को भी देख लेते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट से नाम से आपको समझ आ रहे हैं, इनपुट कोई टैक्स हमें वापस मिल रहा है। अब टैक्स वापस भी मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। ये किस चीज़ पे मिलता है? जब भी आप कोई परचेज करते हैं। पूरी दुनिया में रूल है, ठीक है, अब आपने गौर से सुनना है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन काफ़ी कम स्केल पे इस तरह हो रहा है। बट चीज़ ये है कि जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं अपने इनकम टैक्सेस पे करूँ, जो भी अर्निंग्स उन पे टैक्सेस पे करूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, और कोई चीज़ मैं परचेज करने जाता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, मैं कोई बैलेंस डलवाता हूँ, उस पर मुझे टैक्स कटता है। ठीक है, तो जो जो टैक्स मैं परचेजेस पे दे रहा हूँ मुझे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वो मुझे इनपुट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। सही है, तो जो भी टैक्स हम परचेजेस पे करते हैं वो हमें क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? कि अगर सिर्फ आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो। ठीक है, आप अपने बाकायदगी से टैक्स पे कर रहे हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, कोई छोटा बच्चा है, या फिर कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहा है, या फिर थ्रेशोल्ड से कम कमा रहा है, तो इसका मतलब कि उस पर ये कंडीशन नहीं लगती, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो वापस नहीं मिलेगा उसको। ओके, तो ये है इनपुट टैक्स जो हमें वापस मिलता है। और क्योंकि अगर ये हमें वापस मिलता है तो हमारे क्या है? ये ट्रीट होगा एज एसेट। ठीक है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, इनपुट टैक्स एक एसेट है। ओके, अब सेल्स टैक्स का जो है वो सवालों में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, टी अकाउंट। सही है, तो ये है सेल्स टैक्स का टी अकाउंट। अब इसमें मैं आपको फॉर्मेट इसका बता देता हूँ किस तरह हम लिखते हैं। इनपुट टैक्स आता है जी डेबिट साइड पे। डेबिट पे क्यों आता है? क्योंकि ये क्या है? एसेट है। एसेट जो है उसके तमाम बैलेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट डे पे पढ़ा था कि ग्रुप 1 के आइटम है राइट एसेट, तो इसलिए एसेट डेबिट पे इंक्रीज होता है। सही है, तो इनपुट टैक्स जो है वो डेबिट पे आएगा। आउटपुट टैक्स जो है वो आएगा क्रेडिट साइड पे। क्यों आएगा क्रेडिट पे? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है। ओके, ठीक है जी। अब इसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी होते हैं, कुछ सवाल में हो सकता है आपको दिए हों, वो भी हम देख लेते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, दोनों साइड पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका रिसीवेबल है। मतलब कि लास्ट ईयर आपने अथॉरिटीज से कुछ लेना है, आपने पे नहीं करना, नेट होके पे होता है ना, आउटपुट में से इनपुट माइनस होता है फिर पे होता है।
राइट। तो अगर कोई रिसीवेबल आ रहा है पिछले साल से या पिछले पीरियड से, तो वो हम डेबिट पे दिखाएंगे। अगेन वही मतलब है, जो एसेट है ना वो डेबिट पे आता है। लेकिन अगर कोई पेएबल है, आपने पिछले साल का कोई ऐसा बैलेंस है जो नहीं पे किया हुआ, आपने कहा मैं आगे अगले साल पे कर दूंगा, तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। सही है। और ये तो आपको बात पता है कि क्लोजिंग जो है इनके ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं। पेएबल का यहाँ आ जाता है, ठीक है, रिसीवेबल का जो है वो यहाँ आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ अभी सवाल करके, ठीक है। लेकिन इनका रिलेशन कुछ इस तरह बनता है, देखें, इसका क्लोजिंग यहाँ आता है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे आता है। ओके, ठीक है जी। और यहाँ पे इनके फाइनली टोटल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें, फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। अब दो मजीद वर्ड्स रह गए, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर इस टॉपिक को इंशाल्लाह एंड करेंगे, ठीक है। दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एक्सक्लूसिव अमाउंट, या इसको ऐसा करते हैं, नीचे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एक्सक्लूसिव अमाउंट, ठीक है। और सेकंड वाला जो वर्ड है वो है इंक्लूसिव अमाउंट। ओके। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या चीज़ है? ये आपको सवाल में जो भी सेल्स परचेजेस जो भी दी होंगी, क्योंकि आउटपुट टैक्स जो है वो सेल्स पे लगता है, इनपुट टैक्स जो है परचेजेस पे लगता है, राइट। अभी हमने देखा है। अब जो भी आपको अमाउंट्स दी होंगी वो क्या दी होंगी, या तो एक्सक्लूसिव होंगी या इंक्लूसिव होंगी, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव अगेन आपको नाम से ही समझ आ रहा है। एक्सक्लूसिव का मतलब कि ये जो अमाउंट अभी लिखी हुई है, जो भी लिस्टेड अमाउंट है, इसमें किसी किस्म का टैक्स अभी ऐड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो द अमाउंट डज नॉट हैव टैक्स एडेड इन इट, कि ये अमाउंट सिर्फ नेट अमाउंट लिखी हुई है, इसमें किसी किस्म का जो टैक्स है वो ऐड नहीं हुआ हुआ। अब एग्जामिनर इसके काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकता है। वो नेट अमाउंट भी यूज़ कर सकता है। नेट का मतलब इसमें कोई अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा वो लिस्ट प्राइस भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लिस्ट प्राइस का मतलब ये जस्ट प्रोडक्ट की प्राइस है, इसमें अभी टैक्स ऐड नहीं हुआ हुआ। जैसे काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी करते हैं। जैसे ये डील है जी 1000 रुपीज़ की प्लस टैक्स। एक और यहाँ पे वर्ड है, वही मैं बताने जा रहा हूँ, प्लस टैक्स कहते हैं उसको। तो 1000 रुपीज़ प्लस टैक्स का क्या मतलब है? ये 1000 है, इसमें भी 17% का टैक्स ऐड होने वाला है, जितनी भी परसेंटेज है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव अमाउंट के वो तीनों ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो ये अगेन वो वाली अमाउंट है जिसके अंदर टैक्स हमारा एडेड नहीं है, अलग से अभी परसेंटेज लगनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने इसकी अप्रोच याद रखनी है। समझे, हमारी परसेंटेज है 17%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर अमाउंट 500 है, ठीक है, एक्सक्लूसिव अमाउंट है, तो हमने जस्ट क्या करना है, इस पर परसेंटेज सीधी सीधी अप्लाई कर देंगे इंटू 17%, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इंक्लूसिव अमाउंट क्या चीज़ है। इंक्लूसिव अमाउंट एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स वाले एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। द अमाउंट हैज़ टैक्स ऑलरेडी एडेड इन इट, ठीक है। कि ये जो अमाउंट लिस्ट हुई हुई है, इसमें जो टैक्स है वो ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे आजकल जो ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो काफ़ी ये कर रहे हैं, काफ़ी कस्टमर्स का शोर आया था, तो इस वजह से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्राइस टैग पे हम ग्रॉस प्राइस लिख देंगे। ग्रॉस प्राइस का क्या मतलब? सब कुछ इंक्लूड करके, मतलब आपको फाइनल अमाउंट यही पे करनी है। क्योंकि कस्टमर्स क्या करते थे, जब वो काउंटर पर जाते थे पेमेंट करने, वो कहते थे अच्छा इसमें जीएसटी भी ऐड होना है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ को छोड़ ही देते थे कि ये तो ये बहुत महंगी बन रही है, सही है। तो इंक्लूसिव का मतलब है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो टैक्स है वो ऐड हुआ हुआ है। ओके। अब इसकी आपने अप्रोच क्या करनी है, इसके लिए वो आपको या तो इंक्लूसिव का वर्ड यूज़ करेगा, या फिर ग्रॉस अमाउंट लिख देगा। ग्रॉस का मतलब इसमें सब चीज़ें, तमाम चीज़ें एडेड हैं। ओके। अब देखें, अगेन फॉर एग्जांपल 17% आपका है रेट, सही है। तो इसमें आप अप्रोच क्या करेंगी, 500 अगर हमारी अमाउंट है, इंक्लूसिव अमाउंट है अगर लिखा हुआ है, तो इसमें हम 17% नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 17/117, ये अप्रोच हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय 117 क्यों किया मैंने? क्योंकि दुनिया में तमाम अमाउंट्स 100% पे होती हैं। अब अगर ये 500 लिखा हुआ है, तो ये एक 100% अमाउंट है,
ठीक है, जो इंक्लूसिव का वर्ड मैंने लिखा है कि इसमें ऑलरेडी टैक्स एडेड है, दैट मीन्स इसमें 17% वाला एलिमेंट ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। सही है, तो एक 100% अमाउंट नहीं है, ये 117% अमाउंट है। तो एक तरह से इससे डिवाइड होगी तो 1% का आंसर आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या चीज़, 17%। आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, देखें जैसे बेसिक मैथ्स हमने बचपन में पढ़ी हुई है, 500 डिवाइडेड बाई 117, तो ये 1% का आंसर आ जाएगा, राइट। और रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या चीज़, 17 वाली अमाउंट, क्योंकि टैक्स हमने ढूंढना है सिर्फ। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में ये फ़र्क लाजमी आपने दिखाना है, क्योंकि अगर इसमें भी 17% कर दिया इंक्लूसिव में, तो फिर भी आपका गलत आंसर आएगा। ओके, ठीक है जी, सही है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम डबल एंट्री के किट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए डिड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन है उनकी सेल्स, दूसरी ट्रांजैक्शन है उनकी परचेजेस, राइट। सेल्स उनकी कितनी है, $50,000, और ये एक्सक्लूसिव अमाउंट है। ठीक है, परचेज कितनी है, $60,000। एक सेकेंड, $66,500, और ये अमाउंट कितनी है, इंक्लूसिव है ये। ठीक है, हमारा जो रेट है वो कितना है, 17% हम कह लेते हैं। ठीक है, ये आपको हर सवाल में डिफरेंट रेट भी दिया जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, या तो नेट पेबल बताना है या नेट परचेज बतानी है, सॉरी नेट पेबल या फिर नेट रिसीवेबल बताना है। और ये कैसे पता चलेगा, इसका टी अकाउंट बना के, टी अकाउंट बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना है। सही जी, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, सेल्स पे आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया, सेल्स पे क्या लगता है, आउटपुट लगता है, जो हम बाहर पे करते हैं। परचेज पे क्या लगता है, इनपुट लगता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सेल्स टैक्स का मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ, टी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया सेल्स टैक्स। ठीक है, अब इनपुट मैंने आपको बताया हमारा एसेट होता है ना, तो इसीलिए ये डेबिट साइड पे आता है। आउटपुट जो है हमारा लाइबिलिटी होती है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आती है। अब कैलकुलेट करते हैं कितनी बनती है। पहले तो आउटपुट देखते हैं, जो सेल्स है। अब 50,000 एक्सक्लूसिव अमाउंट है, दैट मीन्स इस पर जस्ट हमने क्या अप्लाई करना है, 17% वाली परसेंटेज, क्योंकि ये एक 100% अमाउंट है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 50,000 इंटू 17/100। ठीक है, तो 17/100 का ये मतलब है 17%। सही है, तो 50,000 इंटू 0.17, ये आता है 8,500, 8,500। ठीक है, इनपुट का भी देख लेते हैं यहाँ पे, 66,500 है। अब देखें ये कौन सी अमाउंट है, इंक्लूसिव अमाउंट है। इंक्लूसिव का अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्या ट्रीटमेंट होएगा, ये ऑलरेडी टैक्स एडेड वाली अमाउंट है, इसमें ऑलरेडी एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है, तो हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, 117 से डिवाइड करेंगे। सही है, और चाहिए हमें क्या चीज़, 17%, तो इंटू 17 कर देंगे। तो 66,500 डिवाइड बाई 117 इंटू 17, तो ये तकरीबन आ रहा है 9,662। ठीक है, ये हमारा इनपुट आ गया। सिंपली हमने इसको लिखना है यहाँ पे 9,662, और आउटपुट कितना है, 8,500। ओके, अब सिंपली हमने क्या करना है, इनको बैलेंस कर लेना है, जैसे टी अकाउंट को हम नॉर्मली बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उसकी बैलेंसिंग के लिए हमने क्या करना है, हैवियर अमाउंट जो है वो दोनों के टोटल्स पे लिखनी है। इसमें से हैवी कौन सी है, 9,662, तो ये दोनों साइड पे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें बैलेंस काम हमारा बन रहा है, जो लेस साइड है, रिड्यूस्ड वाली साइड है, ये है ना 8,500, इसका मतलब हमारा बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। इनपुट में 17% क्यों नहीं है, देखें वही किया है मैंने, 66,500 है ना, हमारी परचेजेस जो है 66,500 है, ये इंक्लूसिव अमाउंट है, तो इंक्लूसिव में क्या है कि ये 100% अमाउंट नहीं है, 17% इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ है, मतलब कि ये फाइनल ग्रॉस अमाउंट है।
तो हमने इसका ऊपर मैंने आपको क्या अप्रोच बताई, ये देखें, हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 17%, जितना हमें चाहिए, जैसे हम बेसिक मैथ्स करते थे। तो 66,500 को डिवाइड करेंगे 117 से, तो हमारे पास 1% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 17 से, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ टैक्स वाली अमाउंट चाहिए ना इसमें, ठीक है। तो 17% से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टैक्स आ जाएगा। सही जी, समझ आइए आपको, कंफर्म कर दें। ओके, अब देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9662 माइनस 8500, तो 1160 का 1162 का हमारे पास बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस क्या बनेगा, रिसीवेबल बैलेंस। अब रिसीवेबल क्यों बन रहा है, यहाँ से तो हमें पता है कि रिसीवेबल है, ये देखें, ये मैंने अकाउंट बनाया था, ये क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। मैं आपको अब प्रूफ भी करता हूँ कि क्यों आ रहा है रिसीवेबल, ठीक है। देखें, इनपुट टैक्स का मतलब जो हमें वापस मिलने वाले हैं, मतलब कि एक तरह से हमारी इनकम है, ठीक है, हमें मिल रही है, रिफंड्स मिलेंगे हमें वापस, ठीक है, तो ये हमारे एसेट है। आउटपुट टैक्स का क्या मतलब है, जो हमने पे करने हैं, आउटवर्ड्स पे करने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है। देने वाले कितने हैं, 8500, लेने वाले कितने हैं, 9662, तो इसका मतलब लेने वाले ज़्यादा है ना देने वाले से, ठीक है। तो इसका मतलब 9662 हमें मिलेंगे भी, उसमें से हम 8500 पे कर भी देंगे, तो स्टिल 1162 हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। स्टिल जो रिसीवेबल बनते हैं हमारे, इन दोनों को नेट करके, वो हमारे 1162 हैं, क्योंकि साल के एंड पे जब हम एक्चुअली पे करते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, वो नेट पे होते हैं, मतलब इनपुट में से आउटपुट निकाल के पे करते हैं, सही है। तो ये इसका मतलब है, अगेन अगर यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा आते हैं, इनपुट कम होते हैं, इसका मतलब देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम है, तो इसका मतलब बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आता है इस साइड पे, और ये हमारा पेबल बन जाता है। ओके, सही है। तो ये डिपेंड करता है किस साइड पे आ रहा है और आपके कौन से बैलेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसके इंशाल्लाह हम सवाल कल प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मजीद कल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं कि जस्ट 1-2 मिनट्स की मजीद ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम टी अकाउंट्स के जो सवाल हैं ना, जो सॉरी डबल एंट्रीज के सवाल हैं, कैप्लन किट से, वो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए जी, कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। और क्वेश्चन 17 से जो है इसकी एग्जाम किट में क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो टोटल क्वेश्चन है ये 17 से लेकर, एक सेकेंड, 17 से लेकर 66 तक है, ठीक है। बट मैं आपको सारे होमवर्क नहीं दूंगा, सही है, मैं कुछ यहाँ पे करवाऊंगा, तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ऑब्वियसली हमने पहले भी एक किए हैं, तो कुछ जो क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड जो है इसके मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, ठीक है, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 17 से। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सो होरेस स्टार्टेड अ बिजनेस बाय पेइंग 5,000 इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो अगेन यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपके माइंड में क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि ये कैपिटल इन्वेस्टर है, जो कैपिटल हमने डे वन पे पढ़ा था, राइट। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी रिकॉर्ड करने वाली, आपको पता है कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है इंक्रीज पे,
ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स हो रही हैं, ड्राइंग्स का मतलब पैसे निकालना। ठीक है। अगेन ए ऑप्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कैपिटल डेबिट हो रहा है, डेबिट तो कभी नहीं करते हम, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन बी, डेबिट बैंक और क्रेडिट कैपिटल विद $5,000। ओके। ठीक है जी, ये बैंक 5,000 से इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी 5,000 से बढ़ गया। ठीक है जी। अब 18 पे चलते हैं। सो एंड्रिया स्टार्टेड अ टैक्सी बिजनेस बाय ट्रांसफरिंग हर कार वर्थ 5,000 इनटू द बिजनेस। ठीक है। अब ऑलरेडी उसके पास एक एग्जिस्टिंग कार थी, मतलब कि उसने पहले की खरीदी हुई थी, तो कोई कैश यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसने क्या किया है कि कैपिटल में ही इन्वेस्ट किया, लेकिन एक एसेट बिजनेस के अंदर वो लाई। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो आई थिंक ऑप्शन सी बनेगी, क्योंकि डेबिट कार हम करेंगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस का नॉन करंट एसेट इंक्रीज करें ना, इसीलिए डेबिट कार हो जाएगी। और क्रेडिट हम करेंगे कैपिटल, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे 5,000 से बढ़ रहा है। सही है। तमाम चीज़ें, कोई भी कैश हो, बैंक बैलेंस हो, कार हो, मशीनरी, कोई भी एसेट अगर इन्वेस्ट हो रहा हो बैंक के अंदर, कैपिटल तो लाजमी क्रेडिट होता ही होता है हर केस के अंदर। ठीक है जी, सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ओके। अच्छा, एक सेकंड मुझे दें, सिर्फ 1 मिनट, तब तक कि आप क्वेश्चन रीड करें, जस्ट 1 मिनट देंगे। ओके जी, लास्ट 2 to 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं लेक्चर को। अब ये सवाल देखते हैं, व्हाट इज द बैलेंस ऑन जोन्स अकाउंट एज एट 31 जनवरी। ठीक है। अब ये जोन्स का अकाउंट है, हो सकता है ये हमारा कस्टमर हो, ये हमें देखने से पता चलेगा। ठीक है। लेकिन इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस है, वो डेबिट पे आ रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि हमारे कस्टमर है, क्योंकि रिसीवेबल का भी जो अकाउंट बनता है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट पे आता है, क्योंकि वो एक एसेट होता है। सही है। तो जो रिसीवेबल का जब नाम दिया हो, तो हम नाम ही डायरेक्टली लिखते हैं, तो इसका नाम जोन्स है, इसका मतलब है हमारा कस्टमर है। और एक और भी चीज़ कंफर्म हो रही है कि सेल्स करें ना हम इसको, राइट। तो सेल्स की क्या एंट्री होती है, डेबिट इज जोन्स का अकाउंट, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल, तो ये हमारा कस्टमर का अकाउंट है। ठीक है। ओके, 1 मिनट दे मुझे, 1 सेकेंड। अच्छा जी, क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने बताना है, ठीक है, सही वाला। तो पहले देख लेते हैं कोई इसने गलती तो नहीं की, ओपनिंग बैलेंस सही है, ठीक है, सेल्स भी दोनों ठीक साइड पे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स जो है ओबीसी सेल्स से ऑपोजिट साइड पे आते हैं, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड्स की क्या एंट्री होती है, डेबिट सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल रिटर्न का एक ही मतलब है, क्योंकि रिटर्न आउट का क्या मतलब है कि हमारी जो रिटर्न्स हैं वो बाहर गई हैं। ठीक है। तो ये 50 से डेबिट, और क्रेडिट हम जोन्स को कर देंगे, रिसीबल को। ठीक है। बैंक मतलब 800, जोन्स ने हमें पे किया होगा, इसका ये मतलब है। और फाइनल यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा है, देखें, बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस 900। सही है। अभी 900 करेक्ट बैलेंस है, सिर्फ इसमें हमने बताना है क्या ये डेबिट है क्या ये क्रेडिट है। तो या तो इसका आंसर सी है या फिर डी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। देखिए 900 हमारा बैलेंस है, दैट मीन्स 900 जोन्स हमने स्टिल ओ करता है अभी, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जोन्स स्टिल ओज अस $900, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जोन स्टिल हमारा रिसीबल है, 900 का रिसीबल बैलेंस क्रिएट हुआ है कि एट द एंड ऑफ जनवरी 31 जनवरी को 900 उसने हमें देने हैं अभी, सही है। और रिसीबल हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेबिट से, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी, विच इज डेबिट 900। क्रेडिट क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट करता तो इसका मतलब है कि ये हमारा पेबल है, हमारा सप्लायर है, इसको हमने पे करना है, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव उनके रिलेशंस है ना, जो हमने डे वन पे पढ़े थे कि एसेट हमेशा डेबिट पे रिप्रेजेंट होता है, ग्रुप टू वाली आइटम्स क्रेडिट पे रिप्रेजेंट होती हैं, क्योंकि क्रेडिट पे इंक्रीज होती हैं, सही है। तो वही ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। 900 अभी हमने जोन से रिसीव करने, दैट मीन्स ये हमारा एक डेबिट बैलेंस है 900 का, ठीक है। मतलब कि ये देखें 1 फरवरी को नेक्स्ट मंथ ये 900 पे डेबिट पे शो कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी का महीना एक 900 के एसेट से ही शुरू होएगा। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आइए आपको क्वेश्चन की। ओके, अब क्वेश्चन 20 और 21 लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 20 जो है, यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंट्री इन द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब आपने सवाल गौर से पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो नहीं अकर हो सकते, नॉट कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि कौन से ऐसे लाइक विद लाइक चीज़ें जो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। मतलब कि एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो मतलब एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, बिल्कुल हो सकता है ये, राइट, पॉसिबल है। हमने नॉट वाला बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैपिटल, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि एसेट भी डेबिट पे इंक्रीज होता है, कैपिटल क्रेडिट पे इंक्रीज होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट हो सकता है। इंक्रीज कैपिटल एंड इंक्रीज लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखें, इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट पे होता है और इंक्रीज लाइबिलिटी भी क्रेडिट पे होती है, तो दोनों चीजें क्रेडिट नहीं हो सकती, राइट। और यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज कैपिटल एंड डिक्रीज लाइबिलिटी, मतलब कि हमारा कैपिटल इंक्रीज कब होता है, क्रेडिट पे ना, और डिक्रीज लाइबिलिटी कहाँ होती है, डेबिट पे, राइट। तो ये इसका मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन ए, बी और डी हो सकती है। सी एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो दो क्रेडिट दो डेबिट नहीं हो सकते, सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक विद लाइक कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ग्रुप वन और ग्रुप टू को ये बेसिकली सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी फिगर्स कुड अपीयर इन द बिजनेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अ बिजनेस हैज कैपिटल ऑफ 10,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4,000। अब ये किस चीज़ का सवाल है, अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है। आपको याद है मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको डे वन पे बताई थी, राइट, और फिर हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस की थी। तो ये क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट, यही होती है। अब यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है 10,000 का, राइट, और लाइबिलिटीज कितनी लिखी है, 4,000 की, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास एसेट आ जाएगा ना, राइट। तो एसेट कितने आ जाएंगे, 14,000 के। और यहाँ पे देखें यही दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, एसेट और लाइबिलिटी। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके एसेट्स 14,000 के आ गए, ठीक है। और लाइबिलिटीज कितनी है, वही जो ऊपर लिखी हुई थी 4,000 की, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी, एसेट्स 14,000 और लाइबिलिटीज वही 4,000 वाली, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स दिए हों तो हम तीसरा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर एसेट दिया हो, लाइबिलिटीज दिया हो, तो कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एसेट कैपिटल दिए हो, लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो वेरिएबल्स दिए हो, तीसरा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मैथ्स लगा के। ओके, ठीक है जी, क्लियर है सारी चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, चलें, वेरी नाइस। अब हम ऐसा करते हैं कि आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। 1 आवर की क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अभी व्हाट्सएप है ना, थोड़ी